गुज़श्ता कैबिनेट मीटिंग में एक सिचुएशन थी बाकायदा। फवाद चौधरी ने इंटरव्यू दिया हुआ था और फवाद चौधरी ने कहा कि हमारी पार्टी की जो दाखिली तकसीम है उसकी वजह से हमारी सियासत को बहुत नुकसान हुआ है। बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद यह है कि ये डिलीवर नहीं कर पाए। 2 साल के अंदर एक अबतरी वाली कैफियत है, बुरानी कैफियत है। एक तो कोविड की वजह से पिछले 3-4 माह के अंदर तो आई है, लेकिन उससे पहले इक्तसादियात बैठ चुकी थी, टैक्स रेवेन्यू पूरे नहीं हुए, GDP ग्रोथ बैठ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। जिस चीज़ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर एक्शन लेते हैं उस चीज़ के अंदर बेहतरी आने की बजाय मामला ज़्यादा ज़बू आली का शिकार हो जाते हैं। उसकी बदतरीन मिसाल हमारे पास चीनी, आटा, अद्वियात और पेट्रोल है। हुकूमत क्रेडिट लेना चाहती थी लेकिन वो डिसक्रेडिट बन गई, बल्कि वो तौक बन गई और उससे उतारना गले से मुश्किल हो गया। वजूहात क्या थी, ये फवाद चौधरी का एक अपना नुक्ता नज़र था। लेकिन जब कैबिनेट का इजलास हुआ तो वहाँ पर बैठे हुए फैसल वाडा साहब उठे और उन्होंने कहा कि इस काबीना में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ख़ुद वज़ीर आज़म बनने के उम्मीदवार हैं। और आम तौर पर तासुर ये है कि ये इशारा 2 लोगों की तरफ था, असद उमर साहब की तरफ और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ। ये उनके अल्फाज काफ़ी तगड़े किस्म के अल्फाज थे। उसके ऊपर रिएक्शन भी आया, हमने उसके ऊपर प्रोग्राम भी किए और तस्दीक हुई कैबिनेट के बाकी लोगों से कि हाँ ये बातें वहाँ हुई। प्राइम मिनिस्टर ने ठंडा बंडा किया फैसल वाडा को, लेकिन उसके बाद हर एक अपना नुक्ता नज़र देता रहा। एक मीटिंग भी हुई फवाद चौधरी के असद उमर साहब से, और आज प्राइम मिनिस्टर जब कौमी असम्बली के अंदर तशरीफ़ लाए और एक कहानी चल रही थी, अपोजिशन ने दबाव बढ़ाया हुआ था, प्राइम मिनिस्टर के बयानात आ रहे थे, प्राइम मिनिस्टर को बजट पास करवाने से पहले अपने एलाइज़ और अपनी जमात के लोगों से इतनी लंबी मुलाकातें करनी पड़ी जो पिछले 2 साल में उन्होंने नहीं की थी। लोगों को राज़ी करना पड़ा कहीं नंबर्स का इशू ना हो जाए। हालांकि ये डर बहुत ही कम था कि बजट तहरीक इंसाफ पास ना करवा पाए, लेकिन उनके आज के बयानात ने पिछली काबीना की कहानी के ऊपर मोहर लगा दी कि जो कुछ हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे वो सारा कुछ सच था। या जो फैसल वाडा ने उठ के वहाँ सवालात मीटिंग के अंदर उठाए थे, एक्चुअली ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट करती थी। प्राइम मिनिस्टर के मुंह से अगर आपको ये सुनने में मिले -1 पाकिस्तानी सियासत में एक अजीबोगरीब टर्म है। जब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे तो 3-4 साल उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये एक खींचातानी चल रही थी और उस वक्त भी ये टर्म बार बार यूज़ होती थी -1 कि जरदारी को हटा दो, बाकियों के साथ हम चल सकते हैं। -1 विद इन दी पार्टी होता है, दूसरी पार्टी नहीं आती। पीपल्स पार्टी में से जरदारी साहब को माइनस कर दो, बाकी पार्टी के साथ हम चल लेंगे। नवाज शरीफ की जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्राइसिस शुरू हुई, फिर दोबारा -1 आया कि नवाज शरीफ को हटा दो, शहबाज शरीफ को लगा दो, किसी और को लगा दो, हम चल लेंगे। -1 हो भी गया, शायद का कान आ गए, तरीकाकार कुछ और था। आज खुद प्राइम मिनिस्टर ने -1 का तज़किरा कर दिया और -1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इमरान खान इज़ द ओनली पर्सन इन द पार्टी जो एक पॉपुलर फिगर के तौर पर इलेक्शन में सामने आते हैं। उनके पीछे नौजवान खींचे चले आए दोनों इलेक्शन में, उनको वोट पड़े और उसी की बुनियाद के ऊपर उनकी पार्टी के MNAs जो थे या MPs जो थे वो जीते और उनकी हुकूमत बनी। क्या उस इमरान खान को माइनस करके किसी असद उमर या शाह साहब को हुकूमत दे के ये कोई सोच सकता है इस्टेब्लिशमेंट से कि ये हुकूमत चल सकती है? नहीं चल सकेगी। लेकिन आज खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, पहले वो आपको दिखाते हैं। -1 से शुरू करते हैं, उठाते हैं और अपने मेहमानों का भी तारीफ करवाएंगे। पहले दिखाइए जी -1 के ऊपर उन्होंने क्या कहा। यही चाह रहे हैं मेरे से कि किसी तरह इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के, किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा। -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा। ये -1 की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है पाकिस्तानी सियासत की। और मैंने जरदारी साहब की आपको मिसाल इसलिए दी कि जरदारी साहब के ही उसी दौर के अंदर जब बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन थी पाकिस्तान के अंदर, इस्टेब्लिशमेंट ने कहीं बैठे हुए ख्याल आया कि एक थर्ड पॉलिटिकल फोर्स जो है वो होनी चाहिए पाकिस्तान में, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुतबादल के तौर पर सामने आ पाए। वहीं सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप होता है जहां जनरल कियानी और जनरल शुजा पाशा के ऊपर ये बात आती है कि इन्होंने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। तहरीक इंसाफ की बुनियाद तो बहुत पहले पड़ चुकी थी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट में एक नरम गोशा ज़रूर पैदा हो गया। फिर हमें वो लाहौर का 2011 का जलसा याद है, फिर कराची में मज़ार कायद के बाद तगड़ा जलसा हुआ और तहरीक इंसाफ मैदान में आ गई। 2013 में ठीक ठाक सीटें भी जीत लीं, 2018 का इंतखाबात आया, मरकज़ में हुकूमत बन गई, लेकिन पार्टी डिलीवर नहीं कर पाई। आज इमरान खान ने क्या कहा, अपोजिशन को हुकूमत गिराने की क्यों जल्दी है, वो भी दिखा दें जी, फिर आगे चलते हैं। इनका मसला ये है कि जल्दी से किसी तरह गवर्नमेंट चली जाए। पहले दिन से ना इन्होंने मुझे तकरीर करने दी, वो कंटेनर पे सारे चढ़ जाते हैं, कभी कुछ। इनके अंदर कॉमन क्या है, इनको सबको डर लगा हुआ है कि जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी इनके सारी जो चीजें जो इन्होंने ये जो कर्जा चढ़ाया था 30,000 अरब का, ये इनको पता है कि हमें चीजें मिल रही हैं, इसलिए जल्दी में है।
अच्छा, वो इमरान खान अपोजिशन को कंटेनर का ताना दे रहे हैं और इमरान खान शायद ये बात नज़रअंदाज कर गए कि 2013 के इंतखाबात के बाद 2014 में इमरान खान तारुल कादरी के साथ यहाँ धरना से जाके डी चौक के अंदर खुद आप मौजूद हुए थे पूरे एक साल के बाद। तो अपोजिशन तो उस मॉडल को रेप्लिकेट यकीनन करना चाहेगी अगर उसमें सक्कत होगी कि कुछ कर सके, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल में अपोजिशन इस काबिल नहीं है कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा पाए। इमरान खान की हुकूमत खुद अपने पुअर गवर्नेंस वाले इश्यूज़ की वजह से दबाव का शिकार है। इक़्तिसादी मामलात के अंदर डे वन से इनको जो मुश्किलात पेश आई, पहले साल के अंदर ही बजट का बेड़ा गर्क हो गया और पूरी दुनिया से $10 अरब मांग के उधार करके लेकर आए प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ, और $4.5 अरब इंटर बैंक में उस वक्त के इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने भेज दिए। ये सूरत हाल है जो इमरान खान को मुश्किलात का शिकार किए हुए। लेकिन कुर्सी छोड़ने के ऊपर भी उन्होंने क्या कहा वो भी दिखा दें। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कहते जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं हैं। अपने घर में रहता हूं, सारे अपने खर्चे बर्दाश्त करता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि मुझे कभी फिक्र ना हो अपनी कुर्सी छोड़ने की। कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज है, ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है।